हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर साइंस के पेपर को हम कवर करने वाले हैं। इसके थ्रू जो है आप ग्रुप डी के लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टेक्नीशियन में जो है आपका 40 नंबर के साइंस पूछे जाते हैं और रेलवे का ज़्यादातर पैटर्न जो होता है आपका प्रीवियस ईयर से उठाता है। तो प्रीवियस ईयर हो गया। और आपको बता दें कि रेलवे में एटलीस्ट आपको 25 क्वेश्चन जो आपको साइंस से देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप ये वीडियो जो होगा आपको रेलवे के साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और जो है आप ALP 2025 के लिए भी इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे का मैक्सिमम पैटर्न जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको देखने को मिलता है। और आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाचन नालिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन होता है। तो पाचन नलिका पूछा गया है, भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन होता है। तो देखिए भोजन का सही क्रम क्या होता है, मुंह में भोजन जाता है, मुंह के बाद आपका ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद आपका कहाँ जाता है, तो अमाशय में जाता है। तो मुख हो जाएगा, मुख के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आपका अमाशय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही होगा। और आपको बता दें कि मुंह में जो होता है लार होता है और जीभ तथा दांत भोजन के पचाने में बहुत सहायक होते हैं। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सहायक होता है। और ग्रास नली में कोई पाचन ग्रंथि नहीं होता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रास नली में कोई पाचन ग्रंथि नहीं होता है, लेकिन अगर मुंह की बात करते हैं तो मुंह में जीभ होता है, दांत होता है जो कि आपको भोजन को पचाने में सहायक होता है। और आपको बता दें कि यह खाद्य पदार्थों को पेरिस्टोलिसिस गति द्वारा नीचे की ओर गति करता है। तो देखिए एक गति जो होता है, जैसे कि ग्रास नली में भोजन को नीचे की ओर गति जैसे करता है, उस गति को हम क्या कहते हैं, तो उस गति को पेरिस्टाल्सिस गति के द्वारा जो होता है भोजन को ग्रास नली से नीचे की ओर ले जाता है, गति प्रदान करने में सहायक होता है। और अमाशय में आपका जठर रस स्रावित होता है जिससे हम HCl तथा पेप्सिन आदि होता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणु या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है और पेप्सिन की क्रिया को बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि निलंबन होता क्या है। तो निलंबन जो होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण, एक होता है आपका समांगी मिश्रण। तो निलंबन जो होता है यहाँ पे विषमांगी मिश्रण होता है। इस विलयन के कण जो होता है आपका खुली आंखों से देख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं, जल में दूध के कण खुली आंखें देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अगर देखते तो ग्वाला के साथ जो हम लोग के साथ दूध लेते हैं और धोखाधड़ी करता है ग्वाला, वो कभी नहीं हो पाता। जल में तेल के मिश्रण जो होता है हम खुली आंखें तो देख सकते हैं, लेकिन हमें सही से अच्छा से पता नहीं लगता है। और जो होता है चीनी के घोल, ये भी नहीं इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि जल में चाक का चूर्ण जो होता है, हम आपको जैसे कि जल में अगर चौक के चूर्ण को घोलिएगा तो आप उसको खुली आंखें देख सकते हैं। इसके कणों का आकार जो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यदि निलंबन के कण को स्थिर छोड़ दिया जाता है, तो जैसे कि अगर मानते हैं कि जल में चौक को घोला गया है और उसको स्थिर छोड़ देंगे तो वो नीचे की ओर बैठ जाता है, जिसका अर्थ होता है कि निलंबन सामान्यतः अस्थायी है। और देखेंगे कि निलंबन के कण को छाननी पत्र द्वारा अलग भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल हम अलग कर सकते हैं। निलंबन भी एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो निलंबन भी जो होता है आपका एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक सूत्र में पादांक क्या दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक सूत्र में पदांक क्या दर्शाया गया है। तो देखिए ये सभी वर्ड जो है नए नए वर्ड है, नए नए वर्ड पे रिसर्च करना है। तो क्या दर्शाता है, यौगिक का द्रव्यमान दर्शाता है, या एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को दर्शाता है, या तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर डी आयन का आवेश को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को दर्शाता है। कौन सा हो जाएगा, पदांक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाशयों, क्वेश्चन नंबर 4, कि अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? मासिक धर्म हो जाएगा, या उपचायन को नियंत्रण करता है, या पीयूष ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है, या सभी अंगों के विकास में उद्दीप्त करता है। तो देखिए, अंडाशयों द्वारा नियंत्रण कार्य से संबंधित सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो उपापचयों को नियंत्रण करता है, ये नहीं होगा। पीयूष ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है, ये भी नहीं होगा। सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि मासिक धर्म जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मासिक धर्म जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अंडाशयों द्वारा जो होता है 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशयों द्वारा जो होता है आपका 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है आपका फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और समानतः जो होता है हाइपोथैलेमस द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होता है, तथा एफएसएच बोला जाता है आपका फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और एलएच बोला जाता है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का स्राव को उत्प्रेरित करता है। समानतः मासिक धर्म 3 चक्रों में विभाजित होता है। पहला चक्र को हम क्या बोलते हैं? तो पहला चक्र को बोलते हैं फॉलिकुलर चरण, दूसरा चरण को बोलते हैं ओव्यूलेशन चरण, और तीसरा चरण को हम बोलते हैं ल्यूटियन चरण। और औसतम जो होता है आपका 28 दिन का होता है। तो 3 चरण जो होता है मासिक धर्म का, उसको याद रखिएगा। पहला जो होता है आपका फॉलिकुलर चरण, दूसरा जो होता है आपका ओव्यूलेशन चरण, और तीसरा जो होता है आपका ल्यूटियन चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण के क्या कहते हैं? तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि देखिए, एक मान लेते हैं कि ये प्रिज्म है, और पूछा गया क्या है इसमें कि ये दोनों फलकों के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? तो ये दोनों फलकों के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? तो प्रिज्म कोण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो होता है बी होता है। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश एवं प्रिज्म के अपवर्तन के बाद निर्गत प्रकाश के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? तो प्रिज्म कोण बोलते हैं। जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरता है तो 7 रंगों में भी टूट जाता है। तो आप जानते हैं इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है, उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है बना किसके होता है? तो द्रव्यमान का फॉर्मूला जो होता है आपका एटॉमिक नंबर प्लस जो होता है न्यूट्रॉन के जोड़ दीजिएगा तो आप क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। और ये कहाँ उपस्थित होता है? तो ये आपका जो होता है नाभिक में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कोषों में चक्कर लगाते रहता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार थोड़ा सा देख लेते हैं कि परमाणु पूर्णतः जो होता है खाली होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है उसके केंद्र रहता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। आगे बात करते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस पर ग्रह जो होता है आपका सूर्य का चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर लगाने वाले अभकेंद्रीय बल को हम क्या बोलते हैं? तो वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो इसका आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? अब आते हैं कि गर्मी के दिनों में पसीना आपके शरीर को ठंडा रहता है। ये जो हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं हम इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, दिया गया कथन गलत है। गर्मी के दिनों में पसीना आना शरीर को ठंडा करता है, तो कथन है। दिया गया कथन गलत है, इसको काट दीजिए, नहीं होगा आंसर। पसीना आने से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर को ठंडा करता है। तो देखिए, पसीना को रक्त संचार से कोई रिलेशन नहीं है। आगे का देखते हैं कि पसीना के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शरीर की सतह की गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 7 के सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इससे कुछ रिलेटेड देख लेंगे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर जो होता है तेजी होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी जो होता है आपका बढ़ता है, और आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो होता है घट जाता है। जैसे ही आर्द्रता बढ़ेगा वाष्पीकरण जो हो जाएगा आपका घट जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा और क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये हो गया आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन। 7 और 8 भी जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े हुए, ठीक है, और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि एक बस है और ड्राइवर की ओर मुँह करके यहाँ पे हम खड़े हैं। तो देखिए बस जो है अचानक जो है डिस्प्लेस करता है, मतलब कि अचानक बढ़ता है, तो हम किस दिशा की ओर गिरेंगे। तो हम जो होगा आपको किस दिशा के, जब आप एक बस ड्राइवर के मुँह करके खड़े होते हैं और जब बस अचानक सीधी दिशा में चलती है तो आप जो है पीछे की ओर गिरेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ये जो होता है आपका एक जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व का गुण जो होता है किसी कारण वह अपनी स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, और जो होता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है गति में रहना चाहता है। जड़त्व जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि द्विआमी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो द्विआमी हीलियम आयनों को किस नाम से जाना जाता है। तो द्विआमी हीलियम आयनों को जो है आपका अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जो होता है आपका अल्फा बीटा और गामा, इसका रिलेशन देखेंगे। तो देखिए वेग के क्रम में, जैसे कि अगर देखिए अलग अलग होता है, वेग के क्रम में देखेंगे तो वेग के क्रम में जो होता है आपका गामा सबसे ज़्यादा होता है, गामा का वेग ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका बीटा का वेग होता है। उसके बाद जो होता है आपका अल्फा का वेग होता है। सेकेंड देखेंगे किसके क्रम में, तो गति के क्रम में देखेंगे तो गति के क्रम में सबसे ज़्यादा गति किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा गति आपका अल्फा का होता है। उसके बाद बीटा का होगा, उसके बाद जो है आपका गामा का होगा। और आयनन क्षमता के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता आपका अल्फा का होता है, उसके बाद आपका बीटा का होता है, उसके बाद जो होता है आपका गामा का होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका वेधन क्षमता के अंतर्गत में, तो वेधन क्षमता में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता आपका गामा का होता है। उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद आपका अल्फा का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अल्फा कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस कील रखी गई है, ठीक है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला बल, मतलब कि लोहे के छड़ के द्वारा पानी पर लगाया गया बल और छड़ पर नीचे की ओर से बल लगाए जाने पर बल अधिक होता है तो क्या हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका लोहे की छड़ जो होता है पानी की सतह पर आपका तैरने लगता है। उस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा कि लोहे की छड़ जो होता है पानी की सतह पे तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो कोलाइड कणों को अलग करने के लिए हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसको हम अपकेंद्रीय बोलते हैं। और देखते हैं कि अपकेंद्रीय बोलते हैं कि जैसे कि आपको बता दें कि जैसे कि जो मिश्रण के घटक हैं जो मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए केंद्रपराशक बल का अभी उपयोग किया जाता है। केंद्रपराशक बल को ही हम क्या बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हम दूध से मक्खन को अलग करते हैं। रक्त से रक्त कणिकाओं को भी अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोल का उदाहरण है। तो अब पूछा गया कि सोल का उदाहरण है, तो सोल जो होता है एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है। कोलाइड विलयन ऐसी मिश्रण होता है जिससे एक पदार्थ से बहुत छोटे कण किसी अन्य पदार्थ में समान रूप से फैल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। अब फोम देखिए, इसमें फोम दिया गया है फेस
क्रीम दिया गया है। तो देखिए ठोस फोम जो होता है एक दिया गया है फोम, एक होता है आपका सोल, एक होता है इमल्सन। सोल जो होता है आपका, देखिए सोल बोला गया है तो सोल जो होता है आपका क्या होता है, द्रव और ठोस के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, तो सोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया मतलब कि विलय होता है, अभिक्रिया करता है। तो जल एवं तेल दोनों के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, जल के साथ या तेल के साथ। तो देखिए साबुन जो होता है का आपका उच्च वशीय अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम का लवण होता है। साबुन के दो सतह होते हैं, एक जो होता है आपका जलरागी सिरा होता है, दूसरा जो होता है आपका जल विरागी सिरा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। जलरागी सिरा किसको कहते हैं, तो जलरागी सतह जल के साथ अभिक्रिया करता है, यह ध्रुवीय होता है तथा जल सतह से चिपक जाता है। आगे देखते हैं, एक होता है आपका जल विरागी सतह, तो जल विरागी सतह अध्रुवीय होता है तथा ग्रीस और गंदगी से चिपक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो द्रव अत्यधिक संपीड़ित होता है, तो द्रव को हम कभी भी संपीड़न नहीं कर सकते हैं। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आकार और आयतन जो होता है आपका ठोस का निश्चित होता है, इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मानते हैं कि एक बर्तन लिए, बर्तन में हम जल को डालते हैं, तो इसका आकार जो होता है, जल का आयतन जो होता है निश्चित होता है। बट अगर जल को किसी भी बर्तन में डालिए तो उस शेप में आ जाता है, तो उसका आयतन जो आकार जो होता है अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। तो देखिए निषेचन के लिए प्रजनन अंग पूछ रहा है, तो पंखुड़िया नहीं होगा, बाह्य दल को हटा दीजिए और थैलेमस को हटा दीजिए। तो परागकण एवं बीजांड जो होता है निषेचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परागकण जो होता है फूल के लिए मेल पार्ट होता है और बीजांड जो होता है आपका फीमेल पार्ट होता है। और आगे बोलते हैं कि आगे देखते हैं, फूल का बीजांड पैदा करने वाला हिस्सा जो होता है स्त्री केसर कहलाता है, और फूल का पराग पैदा करने वाला हिस्सा जो होता है आपका पुंकेसर कहलाता है। जैसे जहाँ पराग कण पैदा होता है उसको हम पुंकेसर कहते हैं, और जहाँ बीजांड पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्त्री केसर बोला जाता है। स्त्री केसर का वह हिस्सा जहाँ पराग अंकुरित होता है वर्तिकाग्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाता है तो क्या कहा जाता है। कार खाली स्थान से गति करता है। क्वेश्चन को वंस अगेन देखेंगे कि यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जो बोलेंगे कि असमान त्वरण बोलेंगे। त्वरण का परिभाषा होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो होता है आपका टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 17 नंबर कि विद्युत अपघटनी संशोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड जो होता है किससे बना होता है। अशुद्ध धातु से बना होता है, या मिश्र धातु से बना होता है, या शुद्ध धातु से बना होता है, या धातु लवण से बना होता है। तो कैथोड जो होता है आपका शुद्ध धातु से बना होता है। विद्युत अपघटनी जिस बर्तन में कराया जाता है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है, और वोल्टामीटर में शुद्ध धातु के 2 प्लेट डाले जाते हैं जिसमें एक कैथोड होता है, दूसरा जो होता है आपका एनोड होता है। विद्युत अपघटन वह पदार्थ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक घटकों में टूट जाता है। विद्युत अपघटन का नियम जो होता है आपका फ्राइडे का नियम कहलाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया आपका एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर जो होता है आपका अवकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे कि यह सभी अंगों के विकास के लिए उद्दीप्त करता है। यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यह महिला यौन अंगों के विकास के लिए उद्दीप्त करता है। यह शरीर के लिए
चयापचय को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, यह सभी अंगों के विकास के लिए उद्दीप्त करता है। रक्त शर्करा के नियंत्रण से काट दीजिए, नहीं होगा। महिलाओं के यौन अंग को नहीं होगा। और शरीर के विकास अंग को चयापचय नियंत्रण करता है, ये भी नहीं होगा। तो वृद्धि हार्मोन का कार्य है कि यह सभी अंगों के विकास के लिए कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव जो होता है आपका पीयूष ग्रंथि के माध्यम से होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन को HGH अर्थात ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर के ऊंचाई, अस्थि तथा मांसपेशियों की वृद्धि में बहुत प्रभावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जिसका स्राव अग्नाशय से होता है, बिट्टा कोशिकाओं से होता है, यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो रक्त शर्करा को कौन सा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है, जो कि आपका बिट्टा कोशिका होता है। और देखेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यौन अंगों के विकास के लिए उद्दीपित होता है। तो देखिए यौन अंगों के विकास के, महिला के यौन अंगों के विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को हमारे स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, हम इसको स्किप करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, सॉरी इसको हम पढ़ करके बताते हैं, बनाना पॉसिबल है क्योंकि ये मौखिक हम बना सकते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है कि यदि कोई वस्तु ए से दाईं ओर 15 मीटर की गति करता है और फिर उसी बिंदु ए पर पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर की गति करता है, ठीक है, तो उसके द्वारा विस्थापित क्या होता है। विस्थापन के परिभाषा होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप कितना भी गोल घूम ले, जैसे कि एक गोल पाथ पे हम विस्थापन कर रहे हैं, तो पूछा गया गोल पाथ पे हम चल रहे हैं तो इसका विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। देखिए क्या बोला है कि ए से दाईं ओर 15 मीटर गति करता है और फिर उसी बिंदु पर पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में, जैसे कि ए से जो होता है दाईं ओर 15 मीटर जाता है और फिर उसी दिशा में जो है 15 मीटर जाता है और 15 मीटर जो होता है रिटर्न होता है। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जो होता है 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी होता है। विस्थापन को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। विस्थापन आइदर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 होता है। विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंध सूचक है। तो देखिए क्षारीय एवं अम्लीय प्रवृत्ति की जांच करने के लिए गंध सूचक हम किसको बोलते हैं, तो वेनिला एलेस को बोलते हैं। वेनिला को बोलते हैं। वेनिला जो होता है आपका विशेष प्रकार, विनेला जो होता है इसको हम गंध सूचक बोलते हैं। वेनिला जो होता है आपका अम्लीय माध्यम में विशेष प्रकार का गंध देता है और क्षारीय माध्यम में किसी भी प्रकार का गंधहीन होता है। जैसे कि आप देखेंगे प्याज भी जो होता है इसको भी गंध सूचक बोलेंगे। तो प्याज जो होता है आपका अम्लीय माध्यम में आपका विशेष गंध देगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में किसी भी प्रकार का गंध नहीं देता है। एक हो गया आपका लौंग भी जो होता है आपका अम्लीय माध्यम में आपका विशेष गंध देता है, बट क्षारीय माध्यम में किसी भी प्रकार का गंध नहीं देता है। तो आपका बोला जाए कि आपका गंध सूचक कौन कौन हो जाएगा, तो वेनिला भी हो जाएगा गंध सूचक, प्याज को भी हम गंध सूचक ले सकते हैं, लौंग को भी हम गंध सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे कि यदि लयन काय को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लयन काय हम किसको बोलते हैं, तो लयन काय हम लाइसोसोम को बोलते हैं। लयन काय जो होता है आपका हिंदी वर्ड हो गया और इंग्लिश में इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। तो लयन काय को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। को निश्चित रूप में कोशिका का शक्ति केंद्र, मतलब कि शक्ति केंद्र किसको बोला जाएगा, तो प्लास्टिड को बोला जाएगा, या अंतरह द्रवीय जलिका को बोला जाएगा, या सूत्र कणिका को बोला गया, या रसधानी को बोला गया। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस शक्ति केंद्र बोला गया है, मतलब कि पावर हाउस हिंदी में दिया गया है शक्ति केंद्र और इंग्लिश में हो जाएगा आप पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो देखिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। और जो है आपका कोशिका के पावर हाउस किसको बोलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम जो होता है आपका सूत्र कणिकाएं होता है। लाइसोसोम या लाइन काय में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह किसी कोशिकांग या कोशिका के अपशिष्ट भाग पर इसे
उड़ेलने पर उसका पूर्ण पाचन कर लेता है तथा साथ ही अपना भी पूर्ण क्षय कर लेता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का अवायवीय श्वसन होता है तथा अंत में CO2 के 1 ग्राम एक जल तथा 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जागृह बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी है। तो देखिए कृत्रिम रसायन पूछा गया है तो क्लोरो आयोडो कार्बन नहीं होगा, आयोडो ब्रोमो कार्बन नहीं होगा, आयोडो फ्लोरो कार्बन नहीं होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लोरो फ्लोरो कार्बन का सूत्र जो होता है आपका CCl2 होता है और CCl2F2 होता है आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है और ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण जो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन आयन होता है। और ओजोन परत की खोज जो होता है आपका चार्ल्स फ्रेबी या हेनरी ब्यूसन ने 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो समानांतर की लेकिन अनियमित रेखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संकेंद्रित वृत्ताकार रेखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ वृत्ताकार रेखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी समानांतर और समदूरस्थ रेखाओं सीधी रेखाओं के द्वारा। क्वेश्चन होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समानांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो देखिए परिवहन के लिए, अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण के सतह के लिए कार्य करता है, तो राइबोसोम जो होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो पावर हाउस बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि अंतःद्रव्य जलिका हो जाएगा। अंतःद्रव्य जलिका आपका दो प्रकार के होता है, एक जो होता है आपका रफ अंतर्जलीय द्रव्य होता है, एक जो होता है आपका मुलायम होता है। तो देखिए अंतःद्रव्य जो होता है रुखरा अंतर्जलीय मतलब कि रफ वाला जो होता है आपका, यह राइबोसोम मुक्त होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है। और एक होता है आपका मुलायम अंतःद्रव्य जलिका, यह वसा का संश्लेषण करता है तथा साथ ही विष युक्त पदार्थों का भी निर्विषीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक जो होता है आपका पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कि पादपों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि टेंड्रिल और बेलों के तने बिना मुड़े जो होता है, बिना टूटे जो होता है आपका मुड़ जाता है। तो किसके कारण लचीलापन होता है, तो इसका आंसर जो होता है कि पादप में लचीलापन जो होता है अस्थायी ऊतक के कारण होता है, जो कि आपका कोलेन काइमा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक देखेंगे हम आपका स्केलेन काइमा जो होता है आपका जटिल पादप ऊतक है, यह मृत और दृढ़ होता है जो पादप के यांत्रिक आधार प्रदान करता है। और क्लोरेन काइमा जो होता है आपका क्लोरेन काइमा में क्लोरीन पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में आपका सहायक होता है, ए वाला में। देखिए पादप ऊतक जो होता है आपका दो प्रकार के होता है, एक जो होता है आपका विभिजोतक ऊतक, एक होता है आपका अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक भी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक सरल ऊतक होता है, एक होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक में आपका होता है स्केलेन काइमा, कोलेन काइमा और पैरेन काइमा। स्केलेन काइमा, कोलेन काइमा और पैरेन काइमा। यहाँ पे हम स्केलेन काइमा को जटिल पादप ऊतक बोले, लेकिन स्केलेन काइमा जो होता है आपका सरल पादप ऊतक होता है। और जटिल पादप ऊतक कौन होता है, तो जाइलम एवं फ्लोएम जो होता है आपका जटिल पादप ऊतक होता है। जटिल जो होता है पेड़ पौधे में जल के परिवहन का कार्य करता है और फ्लोएम जो होता है आपका फूड के परिवहन का कार्य करता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एक रिसर्च टाइप का क्वेश्चन है।
मतलब कि इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। देखिए, भार वह बल जो है किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर जो होता है ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है, तो ये जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रणोद हम किसको बोलते हैं, तो थ्रस्ट को बोलते हैं, जो कि सदैव जो होता है आपका लंबवत कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें लंबवत कार्य करता है, तो इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो होता है दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलना चाह रहा है कि विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक कार जो होता है आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, 20 सेकेंड के बाद कार का वेग कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, इसका जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम बना सकते हैं, और इक्वेशन पे पुट कीजिए तो v बराबर जो होता है u प्लस ए टी होता है। तो देखिए, v बराबर u प्लस ए टी हो गया। तो विराम अवस्था से प्रारंभ करता है, तो विराम अवस्था में क्या होता है, तो u को हम विराम अवस्था लेते हैं। तो देखिए, v बराबर u प्लस ए टी हो गया। तो u को जो होता है विराम अवस्था से लेते हैं, तो a जो हो जाएगा आपका 0 हो गया। अब क्या बोला गया है कि एक कार जो होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे त्वरण दिया गया है, तो 0.5 गुने एक समान त्वरण दिया गया है, और जो होता है 20 सेकेंड के बाद यहाँ पे आपका टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि खाद्य श्रृंखला एवं पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीय स्तर से आते हैं, परपोषी और ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं, और इसे शाकाहारी या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। देखिए, स्वपोषी या उत्पादक जो होता है प्रथम स्तर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। और बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता जो होता है तीसरी स्तर में आते हैं, ये नहीं होगा। देखिए, प्रथम स्तर में प्रथम घास जो होता है आपका प्रथम पोषी आता है। घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। तो टिड्डा जो हो जाएगा आपका पोषी स्तर हो जाएगा द्वितीय वाला। और मेढक जो होता है आपका पोषी स्तर, मेढक जो होता है आपका तृतीय पोषी का स्तर होता है। सांप जो होता है आपका चतुर्थ होता है। और बाज जो होता है आपका 5th पोषी स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कि परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है आपका सही है। तो देखिए, जीवित जीव अजैविक घटक, मिट्टी जो है आपका जैविक घटक है, और खनिज जो है आपका अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा गया है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा कि जैविक जीव पूछा गया है, यहाँ पे जैविक हो जाएगा। जैविक जीव जो है आपका कौन कौन है, तो इसमें देखिए जीवित घटक शामिल होते हैं, जैसे कि पौधे, जंतु, मनुष्य जो होता है आपका जीवित जीव में यहाँ शामिल होते हैं। तो देखिए, जीवित जीव में कौन शामिल होते हैं, जैविक घटक वाले। तो जैविक घटक में पौधे आ गया जो कि आपका विघटित हो सकता है, जंतु हो गया, मनुष्य हो गया। तो देखिए, जीवित जीव कभी भी जैविक घटक नहीं होगा, इसको काट दीजिए। मिट्टी जो है आपका अजैविक घटक है। मिट्टी हो गया, उसके बाद मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया, ये सभी जो होता है आपका अजैविक घटक कहलाते हैं। तो देखिए, मिट्टी है कौन सा, अजैविक घटक है, इसको भी काट दीजिए। और खनिज जो हो जाएगा यहाँ पे अजैविक घटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ओनली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल सी जो हो जाएगा कथन सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत अपघटनी परिसंकरण में विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रभावित करने पर अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, तो उन अशुद्धियों को हम बोलते हैं आपका एनोड पंख बोला जाता है। अब देखिए, एनोड पंख हम उसको क्यों बोलते हैं, तो देखिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है, जबकि ऋणात्मक आयन जो होता है युक्त पदार्थ एनोड पर सक्रिय होता है। विद्युत अपघटन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है। और देखते हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ जो होता है नीचे बैठ जाता है, उन अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, तो एनोड पंख बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलना चाह रहा है कि जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है,
तो कौन सा वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त हो करता है और पीयूष ग्रंथि के उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास ही जो होता है आपका पीयूष ग्रंथि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके अनेक हार्मोनों का स्राव करके शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रण करने में समन्वय करता है। आगे देखते हैं कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। और सिर्फ मास्टर ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। यह पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आमाशय ग्रंथि के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 कोशिका पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा होता है, जो कि आपका क्रमशः ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोसिन हार्मोन का स्राव करते हैं। कहाँ से? तो अग्नाशय के द्वारा। और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन स्रावित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ से? तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित करता है, जो तनाव को मुक्त करता है। इसे लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को छोड़कर सभी जो होता है आपका संयोजी ऊतक है? तो देखिए, रक्त जो है आपका संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी जो है आपका संयोजी ऊतक है, अस्थि भी जो है आपका संयोजी ऊतक है, लेकिन ट्रैकिड जो होता है आपका संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ट्रैकिड होता कहाँ है? तो ट्रैकिड जो होता है आपका पेड़ पौधे में होता है। ट्रैकिड संवहनीय पौधे के जाइलम में एक लंबी पतली लिग्रीफाइड कोशिका होता है। ट्रैकिड कोशिका का मुख्य कार्य पानी और अकार्बनिक लवणों को परिवहन करता है। ट्रैकिड पौधे को संरचनाओं सहायता में भी प्रदान करता है। उपास्थि जो होता है आपका मुलायम होता है। नाक कान आदि जो होता है आपका उपास्थि से बना होता है। रक्त परिवहन संयोजी ऊतक होता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो देखते हैं कि समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गलत काट दीजिए। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त, यही जो हो जाएगा इसका 33 का बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि अपरिवर्तन घटना जो होता है आपका अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त होता है। जैसे कि देखिए, सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य देखने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट के बाद तक जो होता है सूर्य देखने लगता है। इसीलिए एक दिन में जो होता है 4 मिनट जो होता है आपका अधिक होता है। जैसे कि दिन के समय 4 मिनट, देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सुबह के समय सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है और शाम के समय सूर्य जो होता है 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। और जो होता है एक दिन में 4 मिनट जो होता है आपका अधिकता पाई जाती है। अपवर्तन के निम्न नियम देखेंगे, जैसे कि अपवर्तन तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। स्विमिंग पूल का कम गहराई दिखना अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप जो होता है जल में तैरती मछली का रखते हैं तो जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वास्तविक गहराई से कम होता है, वो भी आप देख सकते हैं इसको। जल में तिरछी रखी छड़ी जो होता है मुड़ा दिखाई देता है। अगर कटोरा में जल रखा गया है, अगर नींबू को रखेंगे तो वास्तविक से जो है आपका ऊंचा दिखाई देता है। तो ये सभी जो होता है आपका अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म का चयन कीजिए, सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण काट दीजिए। वेग समय के साथ बदलता रहता है। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन, देखिए प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो त्वरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है सही होता है। त्वरण के फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। इसी को बोलते हैं हम कि प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? तो त्वरण बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कि जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो
आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो निष्क्रिय परिवहन बोला जाता है, या सक्रिय परिवहन बोला जाता है, या विसरण बोला जाता है, या जीव द्रव कुचन बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 35 का डी हो जाएगा, जीव द्रव संकुचन बोला जाता है। देखिए, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन के रूप में जाना जाता है। जीव द्रव संकुचन के प्रक्रिया में कोशिका से अधिक जल का क्षय हो जाता है। और देखेंगे कि विसरण किसको बोलते हैं? तो विसरण जो होता है आपका, विसरण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिल जाने की क्षमता होती है। और परासरण में जो होता है द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रीय से निम्न सांद्रीय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए, यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगी? आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और लंबी परिनालिका केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग जो होता है आपका स्थिर होता है। तो देखिए, ये भी जो है आपका सही है कि लंबी परिनालिका के पास जो होता है केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग जो होता है स्थिर होता है। सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका पोल पे होता है। आगे देखेंगे कि परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका बहुत अधिक, परिणाम जो होता है बहुत अधिक हो जाएगा। यही जो है आपका गलत है, अधिक नहीं कम होता है। परिनालिका एक प्रकार का दंड चुंबक के भांति कार्य करती है। तो ये जो है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत होगा, जो कि गलत को छांटना ही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही है, तो इसमें सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एथलेटिक की चाल भी क्या होगी यदि एथलेटिक की त्रिज्या आर वृत्ताकार पथ के परितः एक बार चक्कर लगाने में टी समय लगता है। तो देखिए, वृत्ताकार पथ पूछा गया है, वृत्ताकार पथ पूछा गया है और वृत्ताकार पथ में आर दिया गया है और इसका वेलोसिटी दिया गया है। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी को जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें जो दिया क्या गया है? आर दिया गया है। देखिए, तो आर दिया गया है। तो देखिए, सर्किल का जो होता है सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो 2 पाई आर होता है। तो डिस्टेंस हम निकालिए और कितना समय में? तो टी समय में। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे डिस्टेंस बटे टाइम कर लेंगे तो हमका वेलोसिटी आ जाएगा। तो 2 पाई आर बाई टी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो पोटेशियम बोरोमाइड है, जो कि आपका बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड एवं बेरियम बोरोमाइड देता है। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विभाजन कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीका किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? तो हाइड्रा में देखा गया है, या लेशमिनिया में देखा गया है, या अमीबा में देखा गया है, या प्लाज्मोडियम में देखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमीबा हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा विभाजन होता है। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा जो होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। और प्लेनेरिया में पुनर्जन्म के द्वारा प्रजनन होता है। और इसी तरह से जो है आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम इसको एज इट इज़ जो है पूरा टेक्नीशियन का जितना क्वेश्चन है A to Z करा देंगे। क्योंकि आप जैसे ही ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने जाएगा यही सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी में 25 नंबर का जो है आपका साइंस है, जो कि बहुत ही बड़ा आपका इफेक्टिव रोल निभाएगा एग्ज़ाम को क्रैक कराने में। तो आपको बता दें कि आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, तो आप एक बार ज़रूर इससे देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है, बहुत सारे उसको हम विकल्प बना चुके हैं, बहुत सारे हम उसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।